अस्सलाम वालेकुम जी। हम लोग एचबीएल के रिज़ल्ट्स के ऊपर बात करते हैं जो कि पिछले दिनों एचबीएल के बोर्ड ने अनाउंस किए थे। पिछले क्वार्टर 1Q CY15 के अंदर एचबीएल ने 6.83 की अर्निंग्स रिपोर्ट की थी। इस दफ़ा उन्होंने 6.15 की अर्निंग रिपोर्ट की है। ये अगर आप लोग देखें तो काफ़ी सिग्निफिकेंट थोड़ा सा डिक्लाइन है। लेकिन इसकी जो रीज़न है वो ज़्यादा एक कैपिटल गेन की वजह से है जो कि बॉन्ड्स पे लास्ट टाइम उन्होंने बुक किया था, इस दफ़ा उन्होंने बुक नहीं किया। पिछले सितंबर 2015 के अंदर एचबीएल की जो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसके अंदर उनके सीएफओ साहब ने हमें बताया था कि बैंक की स्ट्रैटेजी अब ये है कि उनके जो फ़िक्स्ड डिपॉज़िट्स होते हैं जो कि बैंक के कॉस्ट डिपॉज़िट्स होते हैं वो उनका एक फ़ोकस था कि वो कम करेंगे अपने अगले 2-3 क्वार्टर्स के अंदर। वो चाह रहे हैं कि लेट्स से अगर 300 बिलियन के उनके फ़िक्स्ड डिपॉज़िट थे तो वो चाह रहे हैं कि बिटवीन 275-250 के करीब आ जाएं वो। तो वो जो ट्रेंड था वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन किया उन्होंने, जिसकी वजह से जो 450 बेसिस पॉइंट्स का इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन आया है पिछले नवंबर 14 से, वो सही मानों में रिफ़्लेक्ट हुआ है एचबीएल के रिज़ल्ट के अंदर, जिसकी वजह से इंटरेस्ट एक्सपेंस में सबसे ज़्यादा डिक्लाइन तो हुआ है, सबसे ज़्यादा गेन एचबीएल को आया है। दूसरी चीज़ कि इसके बाद उनके जो प्रोविजंस होते हैं जो कि लोन्स नॉन परफॉर्मिंग लोन्स होते हैं बैंक के, वो जो हैं वो इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेड थे उससे कम ही आए हैं। ये क्योंकि बैंक का जो रिस्क पैरामीटर होता है पिछले दो क्वार्टर्स के अंदर बैंक ने बहुत ही फोकस किया इसके ऊपर कि हम लोग क्वेश्चनेबल पार्टीज़ को लोन नहीं देंगे, जो कि क्लियर कट कैंडिडेट्स होती हैं पार्टीज़ उनको लोन देंगे, अच्छी पार्टीज़ को लोन दें जिनकी फाइनेंशियल स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग है और फेवर्स ना दें लोगों को। तो उसकी वजह से एचबीएल की रिस्क मैनेजमेंट भी स्ट्रॉन्ग थी, उसकी वजह से आपके एनपीएल्स जो एक्सपेक्टेड थे आएंगे वो भी नहीं आए। जी, तो हम बात कर रहे थे बेसिकली जो बैंक की अर्निंग्स होती हैं वो दो मेन उनके डिवीज़न होते हैं। एक होता है आपकी फंडेड इनकम जो कि वो इंटरेस्ट के तहत वो जमा करते हैं, और दूसरी होती है नॉन फंडेड इनकम। तो बेसिकली नॉन फंडेड इनकम के अंदर आपके आइटम्स जैसे कैपिटल गेन, फ़ीस, कमीशन और ब्रोकरेज और अदर इनकम, अदर चार्जेस, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। हबीब बैंक का नेटवर्क जो है फ़ीस, कमीशन और ब्रोकरेज के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन चुका है अब, और उस हेड के अंदर पिछले 5-6 क्वार्टर्स से सिग्निफिकेंट डबल डिजिट ग्रोथ आ रही है, और हम लोग ये भी फोर्सी कर रहे हैं कि गोइंग फॉरवर्ड अगले चंद क्वार्टर्स में ये इसके अंदर ग्रोथ इतनी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल होएगी कि ये जो कैपिटल गेन का जो इनका लॉस जो इस साल एक तरह से कह रहे हैं हम लोग कि जो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा वो इसके इंक्रीज़ के अंदर कवर हो जाएगा। ये एक बहुत ही की रीज़न है जिसकी वजह से आप एचबीएल की जो अर्निंग है 6 रुपये 15 पैसे आई है, और ये सिग्निफाई करता है कि बैंक सोली रिलायंट नहीं है कैपिटल गेन के ऊपर। अगर इसके अंदर और थोड़ा डीप करके देखेंगे हम लोग तो फ़ीस, कमीशन और ब्रोकरेज के अंदर अगर फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पे जाते हैं, वहाँ पे अपना कार्ड यूज़ करते हैं, एचबीएल की मशीन पड़ी होती है, उस पर सर्टन परसेंटेज आप उनको मिलता है। उनकी जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग है वहाँ से जो उनको ट्रांजैक्शन पे फ़ीस मिलती है वो भी आती है, और इनको मनी मार्केट के जो ऑपरेशंस होते हैं वहाँ पे जो ब्रोकरेज कमाते हैं ये भी यहीं पे फ़्लो होती है। तो ये एस्पेक्ट सारे यही रिफ़्लेक्ट करते हैं कि बैंक का इनहेरेंट नेटवर्क जो अंदर का नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उनका डिपॉज़िट बेस भी इतना बड़ा है, तकरीबन 1.6 ट्रिलियन का इनका डिपॉज़िट बेस है। ये पाकिस्तान में लार्जेस्ट बैंक है इन टर्म्स ऑफ डिपॉजिट्स, अब तो लार्जेस्ट बैंक ओवरऑल हो गया इन टर्म्स ऑफ एसेट्स, इन टर्म्स ऑफ एडवांसेस, हर एंगल से ये सबसे बड़ा प्रीमियर बैंक हो गया हमारी नज़रों के अंदर। दूसरी जो मेन एलिमेंट है जो कि हम लोग देखते हैं कि अगले 2 या 3 साल के अंदर एचबीएल की अर्निंग्स को बहुत सपोर्ट करेगा, वो है लोन्स रिगार्डिंग चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सीपेक जिसे बोलते हैं। अब सीपेक का ये है कि इसके जो प्रोजेक्ट्स ऑनलाइन आने वाले हैं वो हमने शुरू से एक्सपेक्ट किया हुआ है कि सेकेंड हाफ 2016 और फर्स्ट हाफ 2017 में कुछ जो आइटम्स हैं जिनके फाइनेंशियल कुछ जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनके फाइनेंशियल क्लोज होते जाएंगे वो फ़्लो होते जाएंगे बैंक की बुक्स के अंदर, आप स्टार्ट देख लेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि
HBL का एक एग्रीमेंट है ICBC बैंक, जो कि चाइना का बैंक है, और उनका HBL पहला बैंक था जिसने ये एग्रीमेंट किया था ICBC बैंक से। तो बेसिकली जितने भी बेहतरीन प्रोजेक्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ IRR, तो वो HBL चूज़ कर सकता है कि भाई मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं, मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं, और मुझे इस प्रोजेक्ट में पैसे डालने हैं। उस एस्पेक्ट से अगर देखें तो HBL सबसे आगे होगा और उसको बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। जब बेस्ट प्रोजेक्ट्स मिलेंगे तो ऑब्वियसली उनके जो एडवांसेस से इनकम आएगी वो बहुत अच्छी होगी, जिसकी वजह से हम लोग देख रहे हैं कि आगे जो बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी इंक्रीज़ होता है 2017 के बाद से। और वो जब आगे गोइंग फॉरवर्ड इंक्रीज़ होता है तो वो हम लोग जो उसको जस्टिफाइड प्राइस टू बुक देते हैं, वो देते हुए बैंक की टारगेट प्राइस हम लोग बनाते हैं तकरीबन 239 की, और ये अभी हमारी करंट दिसंबर 2016 की टारगेट प्राइस है। और हमें लगता है कि बैंक इस बेसिस के ऊपर जो साल की जो अर्निंग्स हैं वो भी तकरीबन 23 रुपये 90 पैसे तक दे सकता है। अच्छा, डिविडेंड जो है वो HBL कंसिस्टेंट डिविडेंड प्लेयर है। ऑब्वियसली बैंक की जो अर्निंग्स है वो थोड़ी 2016 में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं नज़र आएगी जितना ज़्यादा 2015 में नज़र आई थी हमें, इसलिए जो लास्ट ईयर का डिविडेंड लेवल है तकरीबन आई थिंक 14 रुपये बैंक ने दिए हैं, वही हम लोग लेवल इस दफ़ा भी एक्सपेक्ट कर चुके हैं, और पहले क्वार्टर में भी ये इन्होंने 3.5 रुपये डिविडेंड दिया है। अभी रिसेंटली ये भी अनाउंस हुआ है कि बैंक ने चाइना में एक ब्रांच ओपन की है जिसका उनको लाइसेंस मिल गया है। वो इंशाल्लाह तकरीबन अगले आई थिंक बैंक ने बोला है कि 6 से 8 महीने के अंदर वो ब्रांच सेटअप हो जाएगी। ये बहुत ही एक मोमेंटस ओकेजन है बिकॉज़ उस ब्रांच से सारी फैसिलिटेशन होगी सारे चाइना के प्रोजेक्ट्स की, और एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी बैंक टू एंटर इनटू अ न्यू मार्केट। तो ये जो नई मार्केट इनको एक्सेस मिलेगा चाइना का, ये बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है बैंक के। वहाँ से डिपॉजिट्स भी आएंगे और उनको एडवांसेस की भी प्रोबेबिलिटी मिल सकेगी। एक पिछले दिनों अगर आप बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस देखें तो थोड़ी डिप्रेस इसलिए थी बिकॉज़ नवंबर या दिसंबर के अंदर एक फेड का नोटिस आया था जिसकी वजह से उनको एक सर्टेन एग्रीमेंट्स होती हैं। ये उनकी न्यूयॉर्क वाली ब्रांच के ऊपर HBL की ब्रांच जो न्यूयॉर्क के अंदर है उसके ऊपर उन्होंने एक सीज एंड डिसिस्ट का ऑर्डर था, जिसके तहत उन्होंने बोला था कि आपकी जो कंप्लायंस होती है बैंक की उस कंट्री की, उस स्पेसिफिक कंट्री की, वो रिक्वायरमेंट्स थोड़ी मीट नहीं हो रही थी। बैंक विल बी अलाउड टू, उस बैंक को फिर से इजाज़त मिल जाएगी सही तरह नॉर्मल ऑपरेशंस रन करने के लिए एज सून एज जब भी इसका रिक्वायरमेंट्स मीट हो जाएंगी। इसके मुताबिक ये हमने मैनेजमेंट से भी पूछा था। उसके बाद जब से ये ऑर्डर आया उसके बाद से 2 कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो चुकी हैं। उसके अंदर यही बोला गया था कि बैंक रोज़ डेली उनकी बात होती है, जो फेड है जो US का सेंट्रल बैंक है, डेली बात होती है उनसे, और वो थर्ड पार्टीज़ क्योंकि इन्वॉल्व हैं सर्वेस करने के अंदर और चेक्स करने के सिस्टम सही चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगता है। और हमारे अभी जो हमारा जो एस्टिमेट है वो ये है कि बाय ईयर एंड ये सिलसिला सॉल्व हो जाएगा। एक दफ़ा ये पहले भी हो चुका है HBL के साथ 2006 के अंदर, बट वो भी सिचुएशन सॉल्व हो गई थी, और अब भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सॉल्व हो जाए। अब जो बैंकिंग सेक्टर के लिए जो ट्रिगर है वो यही है कि MSCI की क्लासिफिकेशन, MSCI की जो क्लासिफिकेशन है उसकी अभी पिछले वीक में अनाउंसमेंट आई है कि 14 जून को इसका रिज़ल्ट पता चलेगा कि पाकिस्तान फ्रंटियर मार्केट से इमर्जिंग मार्केट चला जाए। इसके अंदर 9 कंपनियां हैं जिसमें से 3 बैंक्स हैं, और जो बैंक्स में टॉप 3 हैं वो हैं हमारे HBL, UBL और MCB। इसके अंदर HBL जो है शुमार है, और जब ये अनाउंसमेंट आई थी कि HBL भी इसके अंदर है, उस वक्त से ये थोड़ा रैली इसके अंदर स्टॉक के अंदर बनना शुरू हो गया, और आज आपको वो 174 पे जो स्टॉक मिल रहा था 2 हफ्ते पहले, वो अभी 197 198 पे ट्रेड कर रहा है। रिस्क जो बैंक के लिए इस वक्त होगा वो ये होगा कि अभी जितने भी रिसर्च है, जितने भी
स्टॉक मार्केट के ऑफिशियल्स हैं, SECP के ऑफिशियल्स हैं जो कि रोड शोज़ कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तानी मार्केट को मार्केट कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कि ये MSCI में इंक्लूड हो जाता है। अल्लाह ना करे अगर MSCI में इंक्लूड नहीं होता तो फिर ये एक थोड़ा नेगेटिव होगा मार्केट के लिए, जिसकी वजह से स्टॉक काफ़ी सफ़र कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट ईयर हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने बजट के अंदर एक सुपर टैक्स अनाउंस किया था, वो जो 2014 की अर्निंग्स के ऊपर था। अब 2015 की अर्निंग्स जो हैं वो हर बैंक के लिए बम्पर अर्निंग्स थी, बिकॉज उसके अंदर कैपिटल गेन इंक्लूडेड था। टू बी प्रिसाइज HBL ने 11.9 बिलियन रुपीज़ का कैपिटल गेन बुक किया था बाय सितंबर। तो इस दफ़ा अगर सुपर टैक्स लगा तो बैंक के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट होगा कंपेयर टू लास्ट ईयर और हायर अमाउंट होगा। तो अगर ये हम लोगों की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सुपर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर ये लग जाता है तो ये बैंक की प्राइस परफॉर्मेंस को हिट करेगा। अमूमन ये होता है कि जब आपके लोन्स बढ़ाना वापस ग्रोथ आप देखते हैं, लोन ग्रोथ जब बैंक्स के अंदर देखते हैं तो एक जनरल अजम्पशन ये भी होता है कि जब लोन बढ़ रहे हैं तो आपके नॉन परफॉर्मिंग लोन भी बढ़ेंगे। तो अब ऑब्वियसली हमारी पाकिस्तान की एनर्जी सिचुएशन बेहतर हो गई है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनको पैसे पहले चल नहीं रही थी वो चलना शुरू हो गई हैं। तो अगर कोई एनर्जी के अंदर हिट आती है जिसकी वजह से टेक्सटाइल सेक्टर सफ़र करता है तो वो एक रीज़न हो सकता है जहाँ से NPLs वापस इंक्रीज़ हो जाएं। बाकी जो जनरल सेक्टर्स हैं बैंक्स के अंदर जो जिसमें बैंक लेंडिंग करता है तो वो रिलेटिवली सेफ़ हैं। तीसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि जो पावर सेक्टर में लोन्स दे रहे हैं वो ऑब्वियसली ससेप्टेबल है सर्कुलर डेट के। अभी तो सर्कुलर डेट अभी अंडर कंट्रोल है, अगर लेकिन ये वापस इंक्रीज़ होना शुरू करती है तो वो एक बैंक के लिए क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि वहाँ से जो एडवांसेस दिए हुए उन्होंने, भले वो वर्किंग कैपिटल के लिए हों भले वो इन्वेस्टमेंट के लिए हों, कि वहाँ से उनको इंटरेस्ट रिटर्न जो जनरेट होना है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस वो जनरेट होता है या नहीं होता। तीसरी चीज़ अगर हम लोग राइट नाउ, क्योंकि CPEC हमारा इकॉनमी का मेन स्टे है राइट नाउ और इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस भी लो हैं, अगर ये इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाती हैं और CPEC में थोड़े डिलेज़ आते हैं और इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो ये होगा तो फिर जनरल इकोनॉमी के जो फ़्लो है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, उससे बैंक्स की अर्निंग भी इम्पैक्ट होंगी। तो वो एक डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं ये हमारे थीसिस की रिस्क है। और इंटरेस्ट रेट, हमारा जो इंटरेस्ट रेट का आउटलुक है वो ये है कि फॉर द टाइम बीइंग टिल नवंबर 2016 हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा और उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट राइज़ होना शुरू होएगा। ये इसकी बेसिस यही है कि अभी जो आप इन्फ्लेशन देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक हाई बेस इन्फ्लेशन की वजह से भी है। उस टाइम तक ऑयल प्राइस हो सकता है थोड़ी और रिबाउंड हो, क्लैरिटी आ जाएगी कि ऑयल प्राइस कहाँ जा रही है। राइट नाउ अभी हमें पता है कि ऑयल प्राइस तकरीबन 40 और 45 के बीच में हावर कर रहा है। अगर इससे लेट्स से कि वो 60 के लेवल पे चढ़ा जाता है तो फिर इन्फ्लेशन भी आपकी बढ़ेगी। इन्फ्लेशन जब बढ़ेगी तो आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा, तो वो हो सकता है थोड़ा जल्दी आ जाए। अगर ये जल्दी आता है तो फिर बैंक की अर्निंग ऑब्वियसली थोड़ी बेहतर हो जाती है।